Okay friends, today we will learn about relative pronoun. आज हम relative pronoun के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम relative pronoun को यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज वाला पार्ट भी हम देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग केसेस में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है। हु, whom, whose, which, what, that, है ना। बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जैसा मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे हम इसको रेस्ट्रिक्टिव यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको कंटिन्यूटिव यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेस्ट्रिक्टिव यूज़ होता है उसमें हम डायरेक्टली ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको दो सेंटेंस के बीच में अटैच कर देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूटिव जो यूज़ है उसमें हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है। रिलेटिव जो प्रोनाउन है जब ये रेस्ट्रिक्टिव यूज़ होगा तो ये जो नाउन इक्विवेलेंट या नाउन है उसके बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी देता है, बहुत कम है ना डिस्क्रिप्शन देता है। जो कंटिन्यूटिव यूज़ होता है वो जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, जो किसके सामने आता है, ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटिव यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हु, whom, whose, which और ये बाकी जो है इनको कैसे हम यूज़ करते हैं, है ना, अलग अलग केसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल, स्मॉल सी टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर यहाँ लिखा मैंने केस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका मस्क्यूलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। चलिए थर्ड वाला जो कॉलम है वो आपको बताएगा सिंगुलर एंड प्लूरल ओनली फॉर न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके, है ना, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है केस, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करने वाले हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर देखिए क्या क्या यूज़ होगा यहाँ पर, हु, और यहाँ पर है मस्क्यूलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। तो मस्क्यूलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के लिए जो नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है हु, है ना। अब यही चीज़ जो है न्यूटर में आती है, तो न्यूटर जेंडर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होगा, नॉमिनेटिव केस में एज अ सब्जेक्ट। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के लिए अगर आप बात करेंगे, है ना, मस्क्यूलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर जिसमें हम पर्सन्स को लेते हैं, व्यक्तियों को लेते हैं, तो हम वहाँ पर लिखेंगे whom। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके लिए हम अभी भी विच का ही इस्तेमाल करेंगे, विच को यूज़ करेंगे। ठीक, फिर आ जाता है हमारे पास पजेसिव केस। तो अगर पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हुज यूज़ करना है। ओके, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए, है ना, ऐसी लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हुज यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं न्यूटर जेंडर में या फिर
नॉन लिविंग थिंग्स, बेसिकली हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तब भी हम इसी कैटेगरी का यूज़ करते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस पर विच आएगा और ऑब्जेक्टिव केस पर भी विच होगा, लेकिन पॉजेसिव केस में ये या तो हुज आएगा या फिर इसको हम लिखते हैं ऑफ विच। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो अलग अलग केसेस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल केस, मस्क्यूलिन एंड फेमिनाइन जेंडर यानी कि पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए, नॉमिनेटिव केस होगा हु, ऑब्जेक्टिव केस होगा हुम एंड पॉजेसिव केस होगा हुज। फिर यहाँ पर सिंगुलर एंड प्लूरल केस दोनों में न्यूटर जेंडर के लिए आता है आपका नॉमिनेटिव केस विच, ऑब्जेक्टिव केस विच और पॉजेसिव केस होता है हुज या फिर ऑफ विच। चलिए, तो अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझाता हूँ कि जब ये जो वर्ड्स हैं इनको हम अगर क्वेश्चन सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो ये हु का मतलब होता है कौन, ओके। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है जो, ठीक। दूसरा है हुम। हुम को अगर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लगाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह, तो हम इसको कहेंगे, है ना, हुम मतलब किसको। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो ये हो जाता है जिसको, ठीक है। अगला है हुज। इसका अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है किसका, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये हो जाएगा जिसका, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा। यही चीज़ यहाँ पर है। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर विच का यूज़ अगर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं तो ये वही होगा, है ना, कौन, ये न्यूटर थिंग्स के बारे में हो रहा है ना। तो यहाँ पर फिर जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो ये वैसे ही जो हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पर जिसका या जिसकी हो जाएगा, ठीक है। हुज भी वैसे ही पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे हम, जैसे यहाँ पर कर रहे थे, ऐसे इसका पॉजेसिव बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक बच्चों मैंने आपको ये समझाया, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल से समझ में आया होगा कि इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, और हिंदी वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में, है ना, सारे हमारे जो थॉट्स हैं, विचार आते हैं, तो हम उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो हम जब इनको रिलेट करते हैं हमारे हिंदी के विचारों के साथ, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर ये वर्ड का यूज़ करना है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे फिर थॉट्स भी इंग्लिश में आने लगते हैं ना, तो उस समय फिर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक फ्लो में ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ हो जाते हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसे करना है, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेबल थी, इस टेबल में हमने ये सीखा कि कैसे हम ये जो वर्ड्स हैं इनको, है ना, सेंटेंस में यूज़ करेंगे या इनका मतलब क्या है। अब मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको ये बताएंगे कि कैसे हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who works hard, ओके। देखिए, अब आप यहां पर देखेंगे, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। यहां पर ये जो हु है, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये कैसे हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, जिसका मतलब क्या निकल रहा है यहां पर, जो, है ना। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है या वो लड़का है जो, है ना, क्या करता है, हार्ड वर्क करता है या बहुत मेहनत करता है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम हु का यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। पहला कौन सा है, दिस इज द बॉय, है ना, यह एक लड़का है, और दूसरा है ही वर्क्स हार्ड। दोनों को रिलेट करना है, दोनों को जोड़ना है, तो हु का यूज कर सकते हैं। हु का यूज हमेशा कब करते हैं, हम पर्सन्स के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं। ध्यान रखना, हु की जगह पर हम विच नहीं लगा सकते। विच का यूज हम कहाँ करते हैं, न्यूटर थिंग्स में, निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द नॉमिनेटिव केस, जहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में आया ये, है ना, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पर, दिस इज द गर्ल
whom all praise। इसका मतलब है ना कि ये देखिए फिर वही दो सेंटेंस, दिस इज द गर्ल, और दूसरा जिसके बारे में लोग क्या करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो हमने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है किससे, whom से, है ना। तो देखिए दिस इज द गर्ल whom all praise, ये वही लड़की है जिसकी सभी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। जिसकी या जिसको, ठीक है। जब हम बात करते हैं हिंदी में तो हम क्या लगाते हैं, whom लगाते हैं, है ना। दिस इज द गर्ल whom all praise, ये वही लड़की है जिसकी सब तारीफ करते हैं। चलिए फिर ऐसे ही अगला एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, दिस इज द बॉय whose father is a teacher, है ना। देखिए मैंने एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा कि ये वही लड़का है जिसके फादर क्या है, टीचर है ना। तो यहाँ पर क्या है, whose जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और जिसका मतलब यहाँ सेंटेंस में क्या होगा, जिसके, है ना। तो चलिए समझें, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, whose मतलब जिसके फादर, उसके जो पिता हैं वो क्या है, टीचर हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हु का यूज़ हम कहाँ करते हैं, है ना। whom का यूज़ कहाँ करते हैं और whose का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। who का मतलब जो, whom है ना जनरली कहाँ होता है, जैसे जिसकी या जिसको हम, है ना, सेंटेंस में बोलें उसके लिए। whose है ना जिसका, ठीक, ये पॉजिटिव है ना। ये नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, whose हमेशा पॉजिटिव में यूज़ हो सकता है। तो ये आपको पर्सन्स के लिए मैंने समझा दिया कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटर थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस विच, this is the house which belongs to my uncle। ओके, इसका मतलब है कि ये वही घर है जो, है ना, जो किसको बिलोंग करता है, मेरे अंकल को बिलोंग करता है, यानी कि वो मेरे अंकल उसके मालिक हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने यूज़ किया which, इस पर आप ना तो who यूज़ कर सकते हैं या ना आप whom यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूटर थिंग्स की बात कर रहे हैं। घर जो है वो निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम which लगाते हैं जनरली। ओके, दिस इज़ द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, ये वह घर है जो किसको बिलोंग करता है, मेरे अंकल को, यानी मेरे अंकल का घर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप which का यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक सेंटेंस देखिए मैं और लिखता हूँ यहाँ पर, द हाउस which my father built was grand। ओके, तो चलिए देखिए ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है ना। द हाउस, यहाँ पर बात हो रही है, द हाउस मतलब एक घर है, विच माई फादर बिल्ट वॉज ग्रैंड, जो मेरे फादर ने बनाया है वो बहुत ही ग्रैंड है या बड़ा है, विशाल है, ठीक है। तो यहाँ पर विच का यूज़ हो रहा है एज अ नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहाँ पर हु का यूज़ नहीं कर सकते हम, ध्यान रखना, ना whom का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आता होगा कि विच का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हु का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। विच का यूज़ हम जनरली निर्जीव वस्तुओं, नॉन लिविंग थिंग्स या जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए करते हैं, और हु का यूज़, whom का यूज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए करते हैं, जिंदा चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको ये सब कुछ, है ना, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एक सेंटेंस में और यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर, अ ट्राइंगल whose three sides are equal
is called equilateral ट्राइंगल। ओके, देखिए ये ट्राइंगल हम लोगों ने बचपन में सब ने पढ़ा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं अपनी, है ना, प्राइमरी स्टेज पर या मिडिल स्टेज पर। तो ट्राइंगल के बारे में सब जानते हैं। और ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विवेलेंट ट्राइंगल, है ना। इक्विवेलेंट ट्राइंगल कौन सा होगा, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर आया है हुज, यानी कि जिसका या जिसकी। यहाँ पर हम इसका मतलब क्या निकालेंगे, ट्राइंगल हुज मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स, तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम हुज के अलावा यहाँ पर ऑफ विच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हुज को रिप्लेस कर सकते हैं ऑफ विच से, बट पर्सन्स के लिए नहीं कर सकते, ध्यान रखना, पर्सन्स के लिए सिर्फ हुज का यूज करना है। अ ट्राइंगल हुज, या फिर हम कहें अ ट्राइंगल ऑफ विच 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने ये सीखा कि कैसे ये जो वर्ड्स है रिलेटिव प्रोनाउन में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। ओके, अब आते हैं हु, हुम, हुज, विच, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं दैट पर। ठीक है, दैट जो है वो एक ऐसा वर्ड है या रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम दोनों ही सिचुएशन में कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, इसका मतलब हुआ कि न्यूटर जेंडर के साथ भी यूज हो जाता है ये, और पर्सन्स के लिए भी हो जाता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका कैसे यूज करते हैं। चलिए इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बनाते हैं समझने के लिए कि केस है हमारे पास, और यहाँ पर वही सिंगुलर एंड प्लूरल, उसके बाद इसमें आपका पर्सन्स आ जाएंगे, पर्सन्स में फेमिनाइन और मस्क्यूलिन दोनों आ गए, है ना। यहाँ पर आता है न्यूटर, न्यूटर जो है उसमें क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो जिंदा नहीं है। ठीक है, तो केस सबसे पहले आ जाएगा नॉमिनेटिव केस, फिर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, फिर होता है ये पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस जो है उसके लिए आपको दैट ही यूज करना है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी, सिंगुलर होगा तब भी, प्लूरल होगा तब भी, पर्सन्स होंगे तब भी, और न्यूटर थिंग्स होंगी तब भी। यानी इसमें आपका आ जाता है मस्क्यूलिन जेंडर, इसमें आ जाता है फेमिनाइन जेंडर, दोनों में आ जाएगा दैट। न्यूटर यानी कि वस्तु है जैसे टेबल, बुक, चेयर, फैंस, या फिर एनिमल्स जैसे कैट, ओके, डॉग, इन सब के लिए भी हम यही यूज करते हैं ना। चलिए ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी आपको दैट लगाना है। फिर आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में आप दैट का यूज नहीं कर सकते, यानी कि आपको यही करना पड़ेगा, हुज। ओके, तो पॉजेसिव केस में आपको हुज ही लिखना होगा, दैट कभी भी पॉजेसिव केस का काम नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको हुज ही लगाना होगा। ओके, अब यहाँ से एक बात आती है कि हम, यानी कि नॉमिनेटिव केस में जब हम बात कर रहे थे पर्सन्स की, तो हम हु का यूज करते थे, तो हु की जगह पर दैट आ सकता है। अब बात समझ में आई, यानी हु को रिप्लेस कर सकता है दैट। यहाँ पर आता है ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब हम ऑब्जेक्टिव केस का डिस्कशन कर रहे थे और हम क्या लगा रहे थे, है ना, हुम लगा रहे थे ऑब्जेक्टिव केस में, तो हुम को रिप्लेस कर सकता है दैट, यानी हुम की जगह पर दैट आ सकता है और हु की जगह पर दैट आ सकता है, लेकिन हुज के प्लेस पर दैट नहीं आ सकता। आपको जब हम पॉजेसिव केस के लिए यूज़ करेंगे किसी रिलेटिव प्रोनाउन का, तो हमें हुज ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दैट का यूज़ जो के फॉर्म में भी हो सकता है, है ना, जिसके के लिए या जिसको के लिए भी हो सकता है, जो हम हुम के लिए कर रहे थे, या है ना हु के लिए जो था उसके लिए दैट लगा सकते हैं। तो गाइज अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि हु जो है वो दैट से रिप्लेस हो सकता है, हुम दैट से रिप्लेस हो सकता है, बट हुज नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए इसके कुछ हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर
ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि दैट कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए पहले तो एक आता है जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, इसका मतलब है देखिए ऑल दैट है ना, और मतलब सभी, दैट मतलब जो है ना, ऑल दैट जो सभी चमकती हुई चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती है ना। ये हिंदी का इसका मतलब है कि सभी जो चमकती हुई चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती। तो सभी जो मतलब दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर हु नहीं लगा सकते है ना, यहाँ पर थिंग्स है, यहाँ पर विच यूज़ कर सकते थे, बट दैट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो जो सोना है या जो चीज़ें हैं उसके लिए विच आता है, तो विच को रिप्लेस करके कौन आ रहा है, दैट आ रहा है। ओके, दिस इज अ मोस्ट सुटेबल सिचुएशन इन विच वी कैन यूज दैट। ओके, सो वी आर यूजिंग हियर दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर इसके जैसा एक सेंटेंस, इसके लिए एक सुटेबल सेंटेंस मैं लिखता हूं यहां पर, टेक एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। टेक एनीथिंग दैट यू वॉन्ट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि टेक मतलब लेना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट है ना जो, है ना जो आपको चाहिए, यू वॉन्ट मतलब जो हम चाहते हैं। तो हम किसी से कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना, दिस इज अ सेंटेंस इन विच वी आर गिविंग सजेशन, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, टेक एनीथिंग दैट यू वॉन्ट है ना, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है दैट, यहाँ पर विच भी यूज़ कर सकते हैं हम, बट दैट ज़्यादा अच्छा है, दैट सुटेबल है यहाँ पर है ना, सेंटेंस को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं हम दैट लगा के। ठीक, तो चलिए यहाँ तक जो है वो हमने सीखा कि कैसे हम है ना क्या करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, फिर होम का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, हुज का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें ये है ना और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस, द मैन हु इज स्टैंडिंग here is my uncle। ओके, सपोज कि एक सेंटेंस है ये कि कोई एक व्यक्ति जो है वो खड़ा है, द मैन हु इज स्टैंडिंग है ना, एक व्यक्ति है जो खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर ये हु जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द मैन एक है ना सेंटेंस हुआ, दूसरा इज स्टैंडिंग है ना, इज माई अंकल, ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए क्या आया, हु आया है। तो हम हु है ना यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने वही बताया जैसे कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहीं कॉमा नहीं है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव यूज़ है किसका, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का। दो तरीके से यूज़, अगर मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूएटिव यूज़ हो जाएगा। कंटिन्यूएटिव यूज़ में क्या होगा कि ये आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, किसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, तो आप कंटिन्यूएटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने एक और एक्स्ट्रा सेंटेंस सीखा जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करते हैं है ना। फिर एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, दिस इज द गर्ल whom I know personally है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं है ना, जिसको, whom है ना, दिस इज द गर्ल whom, जिसको आई नो पर्सनली, जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से whom का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, जिसको, दिस इज द गर्ल, ये वो गर्ल है, वो लड़की है, whom जिसको, आई नो पर्सनली, जिसको मैं पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ठीक है, तो एक ये whom का यूज़ हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर हम देखते हैं आगे है ना, विच का यूज़ कैसे कर सकते हैं, दिस इज
द पेन which I received from my father. ओके, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर है ना, दिस इज द पेन विच आई रिसीव्ड फ्रॉम माई फादर। यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर है। पेन क्या है, जिंदा नहीं है ना, पेन तो न्यूटर थिंग है, नॉन लिविंग है, तो आपको विच का यूज करना है ना। दिस इज द पेन विच, ये वही पेन है जो है ना, आई रिसीव्ड, मैंने प्राप्त की है। रिसीव मतलब प्राप्त करना, किससे, मेरे फादर से, मेरे फादर से वो मुझे मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विच का यूज़ है ना कर सकते हैं। फिर आगे है ना, और बचा एक हमारे पास हुज। हुज का यूज़ हम कर सकते हैं, दिस इज द man whose height is 6 feet, है ना, ये वही व्यक्ति है जिसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है। ओके, वो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है वो, है ना, 6 फीट हाइट का है। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, हुज लगा रहे हैं, है ना, जिसकी या जिसका। ठीक है, दिस इज द मैन हुज हाइट इज 6 फीट। ठीक, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर दैट का तो मैंने आपको है ना समझा दिया कि दैट का यूज कैसे करना है ना। हु का भी हमने समझ लिया, हुम का भी समझ लिया। ठीक है, चलिए दैट का एक सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपको एक चीज और यहाँ से समझ में आ जाए। माई फादर my father has given me everything that he has. Okay, देखिए, my father has given me everything that he has, मेरे फादर के पास जो कुछ भी है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। माई फादर हैज़ गिवन मी, मेरे फादर ने मुझे दे दिया है। एवरीथिंग दैट, जो कुछ है ना, जो भी, यानी कि जो है ना, यहाँ पर देखिए दैट ही है, जो उनके पास है। ही हैज़ मतलब उनके पास है। माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैज़, तो मेरे फादर के पास जो कुछ भी है ना, जितना भी कुछ है वो उन्होंने मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो दैट है वो इस तरीके से यूज़ हो सकता है, जो, जिसका, जिसकी। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ तक है ना, उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन को अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको अपने है ना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का मज़ा ले पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।